चलिए, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। ग्रामर भी है और आपके इसके बाद 50 क्वेश्चन के साथ साथ 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कह सकते हैं हिंदी साहित्य भी आपकी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, सभी को जय हिंद। चलिए, आवाज़ मिल पा रही, एक बार सब लोग थम्स अप कर दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करिए यार, है ना, थोड़ा अच्छा लगे, हमें भी पता चल पाए कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है। थोड़ा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। चलिए, ईश्वर सफल बनाए। राधे राधे, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय हिंद, गुड इवनिंग, राधे राधे भैया, राधे राधे। चलिए, खुश है। चलिए, अब देखो कितना आनंद आ गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गद्यांश में यहाँ पर देखे कह रहे उत्साह की गिनती, अर्थात गद्यांश में कहीं भी देखे भैया उत्साह के बारे में दिया होगा। गद्यांश 2 जो दिया गया है ये है आपके कुंती के बारे में, और कुंती के बारे में भैया आप लोग गद्यांश में ना पढ़ेंगे तो हमारे हिसाब से गद्यांश को आप लोग जरूर पढ़ पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। तो इसका मतलब है गद्यांश आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नदी में छोड़ के आई थी। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था। ये भी आपका गद्यांश का है, तो गद्यांश क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है क्या, कह रहा है कि जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों के पास अगर कोई सरकारी पत्र एक साथ अगर आ जाए, मतलब ज्वाइनिंग लेटर एक साथ भेज दिए जाए, तो ऐसे लेटर को कहते हैं, याद रखिएगा, परिपत्र कहते हैं, सर्कुलर पत्र कहते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। ठीक है, जयराम जी भैया, जय श्री राम। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारियों को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो इसे क्या कहते हैं। सोच के और समझ के जवाब देना है। क्या कह रहा है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को, तो ऐसी सिचुएशन में होता है अर्धशासकीय पत्र। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, अर्धशासकीय पत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। आप अपने स्कूल के मतलब स्कूल में प्रधानाचार्य को अगर छुट्टी लेना चाहते हैं तो भैया आप कहेंगे सर जी आपका आज्ञाकारी शिष्य, होए चाहे ना हो आज्ञाकारी, लेकिन लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य फलाने ढेकाने। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है संक्षेपण को मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। दोस्तों, पत्र लेखन में दोस्तों उसकी क्या होता है कि संक्षेपण मेन पॉइंट को लिखना चाहिए। याद रखिए 1/3 शब्दों में। ऑप्शन बी इसका जो आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1/3 भाग हो जाएगा। अगला है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर बताइए हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, जल्दी से कमेंट करें। यहाँ पर सभी लोग जल्दी से कमेंट करें। 10 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार, बिल्कुल सही जवाब आया है। यहाँ पर याद रखिए आपका जवाब बनेगा यहाँ पर 2। अब ये 2 कौन सी होती हैं, तो आप कहेंगे सर ध्वनियाँ 2 ही होंगी, एक तो स्वर होता है और दूसरा होता है व्यंजन। मतलब ऑप्शन जो आपका है ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट करें जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए 11 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 11 नंबर में, जल्दी से कमेंट करिए 11 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा। 5 कहाँ से होंगे भैया, 5 बहुत ज़्यादा नहीं बोल दिए हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आपका है 11 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 2 होते हैं, एक तो होता है ह्रस्व स्वर और होता है दीर्घ स्वर, जिसमें से मात्राएं आप गिनते हैं तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला आपसे दिया गया है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपकी जो जीभ होती है इसमें से अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं। मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है वो राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। और पुल्लिंग की पहचान के लिए दोस्तों आप लोगों से ज़्यादा शायद कोई जानता होगा, क्योंकि आप लोग बताया गया है कैसा और कैसी से आंसर निकालना है। दया कैसी है, माया कैसी है, भाषा कैसी है, आभार कैसा है। तो आभार प्रकट करिए, अर्थात यह पुल्लिंग, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। आज हम जवाब थोड़ा लेट में देंगे, पहले आप लोगों से जवाब लेंगे, है ना। आज की इस क्लास में हम जो आप लोगों से जवाब पहले लेंगे, इसका आंसर हम बाद में बताएंगे, हमें पता चल पाए कि नहीं आप लोग तैयारी कर रहे हो, है ना, आप भी सही जवाब दे रहे हो। देखिए 14 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए पुल्लिंग आशा, यहाँ पर कष्ट, क्षमा और सेना। तो देखिए आपका जवाब बी हो जाएगा कष्ट। क्या हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा, ये पुल्लिंग आपका बनेगा। अगला दिया गया है कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो विवाद कैसा है, सार कैसा है, रूप कैसा है, लेकिन आय कैसी है। यहाँ पर आंसर आपका डी वाला जिसका आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 दिया गया है ना। कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग में दिया गया है। स्त्रीलिंग दिया गया है तो दोस्तों 16 नंबर में स्त्रीलिंग क्या है, ग्रह, चंदन, पत्ता और सभा कैसी है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला है संधि कितने प्रकार की होती है, संधि कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पर 17 नंबर में आप देखेंगे तो संधियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी संधि, तो आप कहेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। अगला देखो दिया गया है कि सदानंद का संधिविच्छेद क्या होता है, सदानंद का संधिविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों 18 नंबर की अगर बात करते हैं तो सदानंद में आपका व्यंजन संधि है और इसे तोड़ेंगे तो सत धन आनंद बनेगा। क्या बनेगा, सत धन आनंद बनेगा। बेसिक के वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग बेसिक का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। डेली टेस्ट लगाते हैं, अगर आप बेसिक की वीडियो नहीं देखे हैं तो बेसिक वाली प्लेलिस्ट उठाइए और पूरे वीडियो देख लीजिए, हिंदी आपकी बेहतर हो जाएगी। पुस्तकालय में संधि कौन सी है, तो आप कहेंगे पुस्तक धनालय। क्या, पुस्तक धनालय, अर्थात यहाँ पर 19 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। सिंपल सी पहचान हमने बताया था कि यहाँ पर बड़ा की मात्रा है अर्थात ये दीर्घ में ही जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अभिधन उदय का संधि क्या होता है, अभिधन उदय का संधिविच्छेद क्या होता है, तो अभिधन उदय यहाँ पर 20 नंबर में। दोस्तों 20 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अभ्युदय। क्या हो जाएगा, अभ्युदय हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यथासंभव में कौन सा समास है, यथासंभव में कौन सा समास है, कमेंट करें। चलिए यथासंभव में समास क्या है 21 नंबर में, तो यथासंभव में हम मानते हैं यथासंभव में क्या है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है, अव्ययी भाव समास है। अब ये बताइए अव्ययी भाव समास में एक चीज कमेंट करें कि जो अव्ययी भाव समास होता है ना, इसमें लिंग कौन सा होता है, इसमें कौन सा लिंग होता है, यहाँ पर कमेंट करिए कौन सा लिंग होता है और कौन सा वचन होता है। ये कमेंट करेंगे जो लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सीटेट एग्जाम के जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपने में संस्कृत लिया होगा उनको जरूर याद होगा कि जो अव्ययी भाव है उसमें कौन सा लिंग होता है, कौन सा वचन होता है, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है परमेश्वर में समास क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, परमेश्वर में समास दिया गया है, तो आपका 22 नंबर क्या हो जाएगा, तो परमेश्वर में हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर आपका कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। चलिए पीडीएफ थोड़ा सा कम क्वालिटी की है ना, अभी सही हो जाएगी, कोई अध्यक्ष में दिया है तो देखिए आप इसे तोड़ेंगे तो आप कहेंगे इसे तोड़ने पर अधि आएगा और अधि यहाँ पर कौन सा है भाई 23 नंबर में। चलिए अध्यक्ष में अध बनेगा कभी, कौन सा बनेगा, यहाँ पर अध्यक्ष में क्या होता है, जल्दी से कमेंट करें। हमें तो नहीं लग रहा है कोई ऑप्शन ऐसा लग रहा है, कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपको दिख रहा हो कि अध्यक्ष में आपका बनेगा। चलिए कमेंट करें जल्दी से, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पर देखिए 23 नंबर का ऑप्शन लगभग सबका आ गया, अधि उपसर्ग आएगा। क्या आएगा, अधि आएगा। दोस्तों ये जो भी लिख गया है वो गलती से लिख गया है, क्या, ये जो भी लिख गया है वो गलती से लग गया है, होना चाहिए यहाँ पर क्या, धा होना चाहिए, अधि होता है। तो अगर मान लो सब ऑप्शन गलत हैं तो आप अपने मन से रट लीजिएगा, अधि होता है। क्या होता है, अधि होता है, याद रखिएगा। अगला है संग्राम में उपसर्ग बताइएगा, संग्राम में उपसर्ग बताना है, संग्राम में कौन सा उपसर्ग है, तो इसे तोड़ने पर क्या बनेगा, समधन ग्राम, और समधन ग्राम में ऑप्शन बी हो जाएगा, सम बन जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा राइट। सावधानी में प्रत्यय कौन सा है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो भैया आपका जवाब हो जाएगा सावधान, और इसके बाद बड़ी निकल कर आ रही है और यही इसका हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। अब कुछ लोग यहाँ पर जवाब देंगे डी नहीं, यहाँ पर सावधान, इसके बाद निष्ठा बचा है, बड़ी ई बची है, बड़ी ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो दोस्तों जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जिंद धनगी अर्थात बड़ी भी होती है, जिंदक कोई मतलब होता नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या जवाब देंगे, यहाँ पर जिंद और दगी अर्थात जिन और दगी सब निकलेगा, दगी इस तरह शब्द आपका आ जाएगा, जिन एक शब्द आप जानते हैं, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन जो आपका होता है अपवाद में होता है, ठीक है, अपवाद में होता है, कहीं कहीं आपका बड़ी ई प्रत्यय लगा देते हैं जो कि आपका सही नहीं है। अगला दिया गया है कौन सा शब्द आपका तसम है। दोस्तों तसम की पहचान आप लोगों को बताया गया है, कहीं भी रा लगा हो, कहीं भी रा लगा हो, यहाँ पर तो आप कहेंगे देखिए प्रिय जो लगा है यहीं पर तो रा लगा है ना, प्रिय जो आपका है ये आपका तत्सम है। दोस्तों याद रखिएगा, प्रिय का जो होता है तद्भव पी होता है, मयूर का मोर होता है, चतुर्थ का चार होता है। अगला दिया गया है निम्न में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, यहाँ पर 28 नंबर में देखिए, तो तत्सम नहीं है तो आप कहेंगे वचन भी तत्सम है, सलाका भी है और तिक्त भी है। यहाँ पर जो चार है दोस्तों ये चार तत्सम नहीं है, क्योंकि चार का तत्सम होता है चतुर्थ होता है। अभी आप लोगों ने जो वीडियो एग्जाम दिया होगा वहाँ पर एक क्वेश्चन मिला होगा सलाई सलाका, सलाई और सलाका एक क्वेश्चन आया था। मतलब आप जो टेस्ट लगा रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, आप ब्रश करके ना जाइए, आप मुंह धोकर भी ना जाइए,
आप बिस्तर से उठकर कभी भी हिंदी का टेस्ट लगाने किसी भी एग्जाम का चले जाइएगा, ठीक है। आपको हिंदी में कोई पीछे नहीं करेगा। मतलब डेली अगर क्लास ले रहे हैं तो आप किसी भी समय कोई भी पेपर सॉल्व करने बैठ सकते हैं और आपके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि आप डेली अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डेली वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो एग्जाम में आपके आते हैं। देखिए दिया गया विदेश शब्द, और विदेश से क्या आया है, तो आप कहेंगे सर विदेश से यहाँ पर रिक्शा आया है। जूता मत लगा दीजिएगा कि आपने गाना सुना है जूता है जापानी, नहीं, जूता है अपना देशज है, तेंदुआ देशज है ना। यहाँ पर रिक्शा है जापानी दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। गाय कौन सी संज्ञा है, तो दोस्तों गाय कौन सी संज्ञा है आप बताइएगा। गाय जो संज्ञा है वो कैसी संज्ञा है, तो आप कहेंगे सर गाय, यहाँ पर गाय तो बहुत हो जाएंगी, मतलब यहाँ पर आंसर जो बनेगा बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बोल देता भोला की गाय या फलाने की गाय, तब आप कहते सर जी यहाँ पर जो आपका आंसर होता वो व्यक्ति में होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, जाति बन जाएगा। अगला दिया गया है निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों भाववाचक संज्ञा दिया है यहाँ पर आपका 31 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली में कोई भाव तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे बीमारी, तो बीमारी में तो भाव आपको दिख ही रहा है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। कमेंट करें, जल्दी से लॉक करें। आपका 32 नंबर में का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कुछ लोग हैं जो लोगों ने जवाब दिया है, यहाँ पर 10 दिया है, तो दोस्तों 10 आपका आंसर रॉन्ग है। 10 नंबर है, जो 10 आंसर है वो रॉन्ग है, सही बताइए। हिंदी में कुल सर्वनाम पूछे तो आपको बताना है कितने होते हैं, कितने होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। अब ये सर्वनाम जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये होते हैं। अगर हम आपसे पूछे भैया कि सर्वनाम में प्रकार कितने होते हैं, प्रकार होते हैं आपके 6 होते हैं। क्लियर है। अगला बताइएगा कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो अभी अभी हमने बताया कि भेद पूछ ले तो आप कहेंगे 6 भेद होते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे 6 भेद में क्या सभी आपको रटे हैं कि कौन से 6 भेद होते हैं, तो आप कहेंगे पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये होते हैं आपके इसके भेद। अगला दिया है पर्वतीय में कौन सा विशेषण है। पर्वतीय में विशेषण कौन सा है, देखिए 34 नंबर में। तो पर्वतीय में क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुण हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि हम संख्या नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पर सर्वनामिक नहीं लगा सकते हैं, परिमाण कोई तौलने की बात नहीं कह रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। आज की पीडीएफ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ना। निम्न में से कौन शब्द आपका विशेषण है। विशेषण की अगर बात करते हैं तो आगरा यहाँ तो नहीं है, लेकिन चमक का चमकीला कर दिया है, अर्थात थोड़ा सा घुमा दिया है, यही इसका आंसर राइट हो जाएगा, बी नंबर। अगला दिया गया है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। और ये क्वेश्चन डेली कंफ्यूज करता है आप लोगों को कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आपका आंसर 36 में क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। अरे अब दिखेगा भैया, वो पीडीएफ गड़बड़ थी यार, 2-4 कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ध्यान नहीं देते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, विशेषण। याद रखिए, जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको दिखेगा, वो पीडीएफ गड़बड़ थी इसलिए नहीं दिख रहा था, अब आपको सब कुछ दिखेगा, साफ साफ दिखेगा, बिना चश्मा के दिखेगा। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो सोना है ये क्रिया कैसी है, सोना कैसी क्रिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सोना ये है आपका कैसी है, अकर्मक है। हमने बताया है जो भी क्रिया होती है उसमें क्वेश्चन कर दिया करिए, उसमें क्वेश्चन कर दिया करिए कि क्या सोता है, तो आप कहेंगे सर जी हमें क्या मालूम क्या सोता है, वो तो सो रहा है। क्या रोता है, क्या हंसता है, क्या टहलता है, इसका कोई जब उत्तर नहीं निकलता है, वो होती है अकर्मक होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा अकर्मक हो जाएगा। ठीक है। अगला दिया गया है, वह 1 सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द आपका क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण पूछा है दोस्तों 38 नंबर में, तो वह तो होगा नहीं ना, तो 1 होगा, यहाँ पर होगा ऑप्शन सी बाद, क्योंकि वो 1 सप्ताह बाद आया है, ये है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द में से बताना है। तो सेनाएं युद्ध के क्षेत्र में बढ़ी हैं, इसका मतलब संबंध वो दर्शा रहा है आगे बढ़ी हैं। क्या, सेनाएं युद्ध के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, और आगे ही बता रहा है संबंध किसमें, युद्ध के क्षेत्र में। अगला दिया गया है, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द में से क्या है। चलिए, वह आया और मैं गया, तो आपने देखा कि 2 चीजों को जोड़ने वाला यहाँ पर कौन सा है, ये भैया साहब है ऑप्शन सी वाले, और शब्द जो आपका है ये समुच्चय है, अर्थात दोनों को जोड़ रहा है। यहाँ पर दिया है हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयाद बोधक शब्द आपको बताना है। तो देखिए विस्मयाद बोधक होता है हाय शब्द जो आया है ना, क्योंकि ये लगा है विस्मयाद बोधक का चिन्ह है, तो ये चिन्ह है, ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है।
चलिए, कोई कह रहा है चल नहीं रहा है, तो भैया आप ये मत कहिएगा कि हाँ वीडियो अब बफरिंग हो रही है, अब ना कहिएगा बफरिंग हो रही है। क्यों भाई, जब जल्दी से कमेंट करें क्या बफरिंग हो रही है क्या क्लास में? अब बफरिंग हो रही है, कुछ एक लोग कह रहे हैं, एक लोग कह रहे हैं बफरिंग हुई है, अर्थात कह सकते हैं नहीं चल रहा है, और कोई नहीं कहेगा बफरिंग हो रही है। बफरिंग हो ही नहीं रही है, ठीक है। चलिए, अब दिक्कत नहीं होगी भैया, बहुत पैसा लगाए हैं तब ये सही चला है। देखो दिया है कौन सा शब्द आपका अनीक का पर्यायवाची है। दोस्तों अनीक क्या होता है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अनीक मतलब होता है सेना, और सेना कहाँ पर है, ऑप्शन आपका बी है। सेना की और भी पर्यायवाची पूछी जाती हैं, जैसे जैसे अगर हम आपसे पूछे कि कोई दो आप पर्यायवाची बताइए, तो आप कहेंगे सैन्य, फिर फौज, फिर कटक, फिर लश्कर, ये होते हैं आपके सेना के पर्यायवाची। अगला है कपड़ा का पर्याय, यहाँ पर बताना है कपड़ा का पर्याय क्या होता है। तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, चलन तो होगा नहीं, ना ही गगन होगा, ना ही जंगल होगा, लेकिन वसन आपका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। कपड़े की और पर्यायवाची में जैसे आपने पढ़ा वस्त्र, पट, चीर, पहरावा, ये सब होते हैं वसन के होते हैं। अगला दिया गया है कि आकाश का विलोम शब्द इनमें से क्या है। तो भैया आकाश का विलोम पूछा गया है। यहाँ पर वीडियो को देखेगा, साहित्य के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, परेशान मत होइए, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। आकाश का विलोम क्या होता है, तो भैया आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल, और ऑप्शन कहाँ पर है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है, अगला कि पृथ्वी का विलोम क्या है, तो भैया आपका जवाब क्या हो जाएगा, राधे राधे भैया, राधे राधे। देखिए 45 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी का होता है, आकाश होता है, तो ऑप्शन ए बनेगा। अगला है अभय और उभय का युग्म सही क्या है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है भैया, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, क्या रहा है, अभय। अभय मतलब कहा जाता है जो निर्भय होता है, जो डरता नहीं है, और उभय मतलब होता है कॉमन। कॉमन मतलब होता है जो दो चीजों से हो, अर्थात निर्भय और उभय, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। दोस्तों अली अगर आया है बड़ी की मात्रा है, तो याद रखिए ऑप्शन में बड़ी की मात्रा ढूंढ लीजिएगा, वही आंसर आपका हो जाएगा। बड़ी की मात्रा अगर आई है तो बड़ी वाला मात्रा बनेगा, याद रखिएगा भंवरा और सखी हो जाएगा। अली मतलब भंवरा और अली मतलब होता है सखी। अब ये इसके लिए क्यों हमने बताया, क्योंकि कभी कभी होता है यहाँ पर सखी हो जाता है पहले और भंवरा हो जाता है बाद में, लेकिन अली और अली आपका ऐसे ही होता है। तो जब बड़ी की मात्रा आ जाए तो समझो लास्ट में बड़ी की मात्रा होगा, वही आंसर होगा। ये गलती हो जाती है लोगों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि उपसर्ग व शब्दांश है जो। चलिए देखिए एक महाशय आए हैं, कह रहे बफरिंग हो रही है। पूरी क्लास में किसी को दिक्कत नहीं हुई है, अभी तक अच्छी से चल रही थी, लेकिन ये महाराज जी जब आते हैं इनको बफरिंग होने लगती है, ठीक है। और बोले थे कि इतना भी परेशान ना करें कि ब्लॉक करने पर मजबूर हो जाएं, चाहे फिर हमारे सगे भी हो, है ना। इतना परेशान ना करिएगा कि अब बफरिंग हो रही है, क्योंकि सब मूर्ख नहीं है, और जब सब लोग अच्छे होते हैं उनके बीच में कोई ऐसा बोलता है तो उसको मूर्ख समझा जाता है, ठीक है। जब सब लोग अच्छे से जा रहे हों, पढ़ रहे हों सीक्वेंस में, और इसके बीच में कोई अटक जाए वैसे बोले तो उसको मूर्ख कहते हैं। तो इससे अच्छा है कि ऐसे शब्द ना बोले तो ज़्यादा सही है, ठीक है ना। तुम्हारे में बफरिंग हो रही है तो अपना मोबाइल चेंज कर दीजिए, जैसे हमने नेट चेंज कर दिया है वैसे अपना मोबाइल भी चेंज कर दीजिए, आपके मोबाइल में बफरिंग नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया उपसर्ग व शब्दांश से है। देखिए 48 नंबर में, तो उपसर्ग व शब्दांश से दोस्तों किसी शब्द के आगे जुड़ता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी बनेगा। अगला दिया गया है कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध दिया गया है। देखो यहाँ पर शुद्ध दिया है 46, क्या दिया है 46, तो आपका जो 49 नंबर है यहाँ पर 46 कौन सा बनेगा, 46 या 46 कौन सा बनेगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए वाला आपका राइट हो जाएगा, है ना। ये दिया गया है क्या, निम्न में से शुद्ध शब्द आपको बताना है, यहाँ पर शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। देखें यहाँ पर उज्ज्वलन होता है, कौन सा, यहाँ पर उज्ज्वलन ऑप्शन आपका वाला ये बनेगा, ए नंबर हो जाएगा। अब लोगों की डिमांड थी भैया कि रोज डेली क्या हो, हिंदी साहित्य भी हो, तो भैया आज आपकी हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। तो बताइए भाई, और ये जो हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आपके हैं टॉप 30 क्वेश्चन हैं, और जो लोग पेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इसको रट लीजिएगा, पेड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन हिंदी साहित्य के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखो दिया गया है कि हिम तरंगड़ी किसका काव्य संग्रह है। बताइएगा कि हिम तरंगड़ी किसका काव्य संग्रह है, ऑप्शन 1 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा हिम तरंगड़ी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन जिसका डी नंबर आ रहा है बिल्कुल राइट इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिए हिम तरंगड़ी माखनलाल चतुर्वेदी 1955 में इनको पुरस्कार भी दिया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। चलिए जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ग्राम जो है, ग्राम, ये जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ए नंबर।
अगला आपसे दिया गया है कि सूर सागर के रचयिता कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर सूर सागर के रचयिता पूछा गया है। 3 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर देखिए सूरदास इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर सूरदास की रचनाओं में सूर सागर, सारावली, साहित्य लहरी, ये आपके सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आपकी बार बार पूछी जाती हैं। अगला आपसे दिया गया है कि आपसे यहाँ पर आधे अधूरे किस विधा की रचना है। आधे अधूरे किस विधा की रचना है। तो दोस्तों आधे अधूरे ये क्या है, एक नाटक है दोस्तों, जो कि एक मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित नाटक है। इसमें 3 स्त्री पात्र हैं और 5 पुरुष हैं। मतलब इस नाटक को बनाने के लिए 3 स्त्री आपकी हैं और इसमें से 5 पुरुष आपके जो पुरुष पात्र रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे जयद्रथ वध किसकी रचना है। जयद्रथ वध जो रचना है किसकी रचना है, कमेंट करें जल्दी से, लॉक किया जाए। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा ये नंबर मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा, जो कि एक प्रसिद्ध खंड काव्य है। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन हुआ था ये 1910 में हुआ था और यह हर गीतिका छंद में रचित है। याद रखिएगा जो जयद्रथ वध है ये हर गीतिका छंद में रचित है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उर्वशी किसका काव्य है। दोस्तों जब उर्वशी आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखिएगा कि सबसे पहली प्राथमिकता देना है रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर ने इस काव्य नाटक को रचित किया है और ये प्रकाशित हुआ था आपके 1961 में। ठीक है, लेकिन अगर आपके रामधारी सिंह दिनकर ना होते तब आप जयशंकर प्रसाद लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखिए 7 नंबर का ऑप्शन आपका भक्ति काल से, ऑप्शन बी भक्ति काल हो जाएगा। अगला दिया गया है सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम बताइएगा। क्या दिया गया है, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम इनमें से क्या है 8 नंबर में। तो दोस्तों 8 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, दयानंद सरस्वती हो जाएगा। अगला आपसे क्वेश्चन दिया गया है, अरे क्वेश्चन दिया गया है लेकिन ये भैया का है, ये तो उल्टा सुल्टा हो गए हैं, उल्टा सुल्टा हो गया। 1 मिनट रुकिए। चलिए भैया आइए, उल्टा पुल्टा हो गया था यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। आपसे कह रहा है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 बताना है। आपसे कह रहा है कवि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। यहाँ पर देखिए 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 9 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ये कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर साखी शब्द रवैनी यही इनका मूल जड़ है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है 10 नंबर में। तो दोस्तों 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा, जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट बनेगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी दिया है 11 नंबर में। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर सरस्वती, जिसका ऑप्शन आया है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम क्या है। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम इनमें से क्या है 12 नंबर में। तो कामायनी आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ठेठ हिंदी के ठाठ की रचना इनमें से क्या है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। यहाँ पर 13 को ऑप्शन देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय भैया, जिसको ऑप्शन आ रहा है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पूछा गया 14 नंबर में। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या, पृथ्वीराज रासो, मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दोस्तों 15 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये चिदम्बरा के लिए मिला था, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है।
खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा होता है दोस्तों? प्री प्रवास है ना, प्री प्रवास है आपका। जो इसका रचना है, ये रचना की गई थी 1909 से लेके 1913 के बीच की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा। और प्री प्रवास एक विरह काव्य है, प्री प्रवास जो है एक विरह काव्य है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे पुस्तक दी गई हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? चलिए यहाँ पर ऑप्शन देना है आपका 17 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर है, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, जो कि ऑप्शन है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों इनके लिए क्या हुआ था 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया इस कविता के लिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? दोस्तों यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा रामविलास शर्मा ने। याद रखिए रामविलास शर्मा, यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे वैदेही वनवास किसकी रचना है? 19 नंबर का ऑप्शन दिया है वैदेही वनवास, और वैदेही वनवास हो जाएगा क्या? आपका जवाब हो जाएगा हरिऔध जी, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध बनेगा। अगला आपसे दिया गया है कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार आपके हो जाएंगे कौन? तो आपके भैया धर्मवीर भारती हो जाएंगे। सूरज का 7वां घोड़ा हो गया, ये आपकी कनुप्रिया धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? 100 अजान एक सुजान के रचनाकार दोस्तों 21 नंबर में क्या बनेगा? तो ऑप्शन ये हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? चलिए बताइएगा। यहाँ पर 22 नंबर देखिए, आचरण की सभ्यता ये सरदार पूर्ण सिंह का क्या है? ये निबंध है, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। इनके द्वारा और भी निबंध लिखे गए हैं, जैसे सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, कर्तव्य और सभ्यता, ये आपके इनके और भी आपके निबंध हैं। अगला है आधे अधूरे नाटक के रचनाकार बताइएगा। आधे अधूरे नाटककार की रचना यहाँ पर देखिए 23 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, मोहन राकेश बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? त्यागपत्र दोस्तों याद रखिएगा जैनेन्द्र, यहाँ पर आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? 25 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी, चूंकि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? यहाँ पर 26 का ऑप्शन हो जाए आपका हिम तरंगड़ी के लिए। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? यहाँ पर 27 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? तो आप कहेंगे रमेश कुंतल मेघ को दिया गया था, रमेश कुंतल मेघ को दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह आपसे महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था ऑप्शन नंबर यामा के लिए दिया गया था। याद रखें, यामा के लिए दिया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 29 नंबर में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर भी नंबर है, कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला था? दोस्तों 1978 में ये पुरस्कार दिया गया था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चलिए 30 नंबर लॉक किया जाए जल्दी से। 2013 में दोस्तों याद रखिए, इन्हें 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका 30 नंबर में, वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, मिलजुल मन के लिए दिया गया था, इनके उपन्यास के लिए दिया गया था। दोस्तों ये जो आपके 30 क्वेश्चन आपके हैं, ये जो आपके 30 क्वेश्चन है दोस्तों पेड एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन है दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आपके मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, फिर आज ये रखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हिंदी साहित्य भी अब आपको डेली यहाँ पर ऐड करेंगे, तो आप लोग डेली की डेली पढ़। चलिए फिर आज की क्लास में रखते हैं, धन्यवाद।